फिर से हमने आपके लिए साइंस स्पेशल की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में, आरपीएफ के, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस के ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसका साइंस बेहतर होगा वे सभी क्वेश्चन पेपर में अच्छा करके आएंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज को चला रखा है। ये हमारा पार्ट 2 है। ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे ने अपने हाल ही के एग्जाम में सभी महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं के लक्ष्य को आपको लेकर चलना है और कम से कम इन 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से 20 आपको सही करने का प्रयास करना है। अगर 20 से कम आपका स्कोर हो रहा है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अपक्रिया है। उदासीनीकरण मतलब कि न्यूट्रल रिएक्शन, इसमें से कौन सी है। यहां पर 3 आपको अपक्रिया दी गई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से बताइए कितनी रिएक्शन आपको उदासीनीकरण अपक्रिया लग रही हैं। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है। आपको मालूम होगा कि न्यूट्रल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं, जहां पर एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं, उससे क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो वे रिएक्शन जो कहलाती हैं वो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती हैं। तो आप यहां पर पहचान लीजिए क्या एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है कि नहीं। देखिए ये बेस है, NaOH क्या है, क्षार है, ये अम्ल है, तो ये साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये अपक्रिया जो है उदासीनीकरण अपक्रिया है। HNO3 क्या है, अम्ल है, KOH क्षार है, तो ये साल्ट और वाटर बन रहा है। सही ऑप्शन ये भी हो गया। HCl और NaOH, ये तो पहले रिएक्शन का उल्टा ही लिख दिया ना। यहाँ पर देखिए NaOH पहले किया था, अब बाद में कर दिया, HCl बाद में किया था, पहले कर दिया, तो ये तो पहले वाली रिएक्शन ही हो गई। यहाँ पर भी साल्ट और वाटर बन रहा है। तो इसकी तीनों जो रिएक्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये लास्ट वाले ऑप्शन की ओर आप जाएंगे तो तीनों रिएक्शन जो हैं वो न्यूट्रल रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अपक्रिया हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। कि दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं या की जाती है। सबसे पहले आपको मालूम हो चाहिए प्रोपेन किस श्रेणी में आता है, तो एल्केन की श्रेणी में आता है। और एल्केन का फार्मूला कैसे बनता है, CnH2n+2, मतलब अगर C की संख्या 1 होगी तो हाइड्रोजन को डबल से 2 ज्यादा करना पड़ेगा। तो प्रोपेन में 3 कार्बन के परमाणु होते हैं, तो H कितने हो जाएंगे, तो 2 गुना से 2 ज्यादा करेंगे, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएंगे। अगर हम इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसे बनेगा, 3C को सबसे पहले सिंगल सिंगल बांड तो हर जगह होंगे क्योंकि एल्केन श्रेणी का है। एल्केन में डबल बांड होते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बांड होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए C हमारे 3 होंगे तो H 8 होंगे। अब ये कह रहा है कार्बन के जो परमाणु हैं 3, वो कितने हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रखे जाएं तो इसमें से 8 बांड बन रहे हैं, और 8 बांड मतलब कि सभी कार्बन जो हैं वो 8 हाइड्रोजन के साथ में साझेदारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो सही ऑप्शन होगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। जहां पर डबल बॉन्ड बनता है, जहां पर हम बात करें अगर एल्केन की, तो उसका फार्मूला क्या होता है उसको भी आप लोग देख लीजिए, CnH2n होता है। अगर C की संख्या यहां पर 2 रखेंगे तो H हमारे 4 होंगे। ठीक है, और यहां पर एल्काइन की बात करेंगे तो CnH2n-2 होता है। अगर C की संख्या यहां पर 3 रखेंगे तो 2 गुने से 2 कम, मतलब कि 6 में से 2 घटाएंगे तो वो 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ करके चलना है। तो यहां पर आपसे एल्केन ही पूछा गया था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास का चरण का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, पूरा प्रश्न लास्ट तक पढ़ने का प्रयास करिएगा क्योंकि लास्ट में ही पूरा खेल कर देता है। कहीं कहीं पूछेगा कि है और कहीं पूछेगा नहीं है। तो जब यौन विकास होता है तो काफ़ी चेंजमेंट आते हैं, लड़कियों और लड़कों दोनों में अलग अलग आते हैं। जैसे लड़कों में क्या होता है कि आवाज़ चेंज हो जाती है, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, और दाढ़ी मूछें तो निकल ही आती हैं, वो तो स्वाभाविक सी बात है। इसी प्रकार से पूछ रहा है आपसे कौन सा हिस्सा नहीं है। तो आवाज़ का बदलना ये हिस्सा है, मुहासे आना ये भी हिस्सा है, मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता ये भी हिस्सा है, मोटापा जो है ये यौन विकास में नहीं आता। ये तो एक प्रकार का अगर आपके जीन में आ गया है तो आप भी अब मोटे हो सकते हैं, या तो आप फैट ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे मोटे हो सकते हैं, लेकिन ये यौन विकास का एक चरण नहीं है कि आप मोटे हो जाएं। बहुत से लोग तो जीवन भर पतले रहते हैं, तो इसका मतलब क्या, उनका यौन विकास आया नहीं। तो ऐसा नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। मोटापा जो है यौन विकास का एक चरण नहीं है। अगला देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश
आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण को बना लेते हैं। उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, इधर कलाई पोत दीजिए, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के अनुदैर्ध्य से अगर हम आपतित किरण को डालेंगे, मतलब ऐसे किरण को डालेंगे तो वो वापस लौट करके तो ऐसे ही आ जाएगी। तो कह रहा है आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण तो जैसे हम डाल रहे हैं तो ये 0 डिग्री पर डाल रहे हैं, तो सही ऑप्शन होगा 0 डिग्री। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए हमारे यहां पर 5वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? इसमें आपको उत्तल लेंस देखना पड़ेगा। अभी दर्पण की बात हो रही थी, अब लेंस की बात करनी है। दर्पण में क्या होता है, एक तरफ कलई पुती होती है, लेकिन लेंस में लेंस दोनों तरफ से गोला होता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग चित्र की ओर चलते हैं। ये पूछ क्या रहा है आपसे, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब की बात कर रहा है। यहां पर अगर आप इस उत्तल दर्पण की ओर चलेंगे और वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब की बात करेंगे तो हमको रखना पड़ेगा, ये देखिए हमारा उत्तल दर्पण है, ये फोकस हो गया और ये 2f, मतलब कि ये दूरी अगर x है तो ये दूरी यहां पर से टोटल दूरी 2x हो जाएगी। ठीक है, डबल होता है फोकस का, इससे हम लोग वक्रता केंद्र भी कहते हैं, तो c से भी लिख सकते हैं। तो वक्रता केंद्र से अगर हम दूर रखेंगे या फिर 2f से परे रखेंगे तो ये संरचना देखिए, एक किरण जाएगी यहां पर फोकस से होते हुए और दूसरी जा रही है यहां पर से पोल से होते हुए। तो यहां पर f और 2f जो इस साइड का है, दाहिनी साइड का, वहां पर जाकर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा ये पूछ रहा है, वास्तविक, क्योंकि अगर इसी साइड बन जाता तो वो आभासी हो जाता। उस साइड बन रहा है तो ये वास्तविक बनेगा। ठीक है, और छोटा बनेगा, अगर हम 2f के पास ले आ जाएंगे तो वो तो बिल्कुल समान बन जाएगा। जब तक 2f के पीछे रखेंगे वस्तु को, ये 2f है ना, इसके पीछे रखेंगे तब तक हमारे जो प्रतिबिंब है वो छोटा ही बनेगा। और उल्टा बन रहा है, यहां पर हमने सीधी वस्तु रखी थी, अब जाकर इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन में लिखा गया है 2f से परे, तो हमको वस्तु को जो है 2f से दूर रखना होगा, परे रखना होगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अनंत भी यहां पर हो सकता है, क्योंकि अनंत में भी क्या होता है, वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बनता है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, तो अनंत इसलिए सही नहीं होगा। बाकियों में तो गलत ही हो जाएंगे क्योंकि उसमें फिर धीरे धीरे बड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा वाला विकल्प जो होगा वो सही होगा। चित्र जो है मेन ये चित्र है। अगर आप उत्तल लेंस के सारे डायग्राम को देखना चाहते हैं, ये देखिए अनंत पर डाल रहे हैं किरण, तो ये फोकस से बनता है जाकर के। अगर हम ये वाला आपसे पूछा गया था, अगर 2f से परे रखते हैं तो ये जाकर f और 2f पर बनेगा जाकर के। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, 2f पर अगर हम इसे रखते हैं वस्तु को, तो दूसरी तरफ समान आकृति का, मतलब उसी के आकार का 2f पर बनेगा जाकर, लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर अब नेक्स्ट चित्र में अगर हम 2f और f के मध्य में रखते हैं तो और बड़ा बनेगा जाकर के। यहाँ पर देखिए इसकी संरचना से काफी बड़ा हो गया। अगली कंडीशन देखिए, यहाँ पर अगर आप रखेंगे, अगर हम इसे f पर ला के रखते हैं तो अब ये जाकर के अनंत में बन रहा है जाकर के। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर हम f के अंदर ले आए, फोकस के अंदर ले आ जाएंगे, तब ये आभासी बनेगा। आभासी जो बनता है वो इसी तरफ बनेगा, तो आभासी बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, और बाकी ब्यौरे इस प्रकार से आपको लिखे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर से भी अगर आपको पढ़ना हो, याद करना हो, तो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं आप। अनंत पर है, अनंत पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो फोकस से बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। इस प्रकार से पूरी चीजें लिखी गई हैं। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वहां पर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए मेन आपको क्या, प्रकाश का चैप्टर तो अच्छे से पढ़ के चलना ही है। और अब की बार जो है अगर हम देखें कि रेलवे एनटीपीसी और का जो एग्जाम संपन्न हुआ है, वहाँ पर विद्युत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि पिछला जो 2018 और 19 का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो वहाँ पर विद्युत चैप्टर से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे। लेकिन अब की बार जो नया वाला 2022 में आपका एग्जाम संपन्न हुआ है, उसमें प्रकाश के बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और विद्युत में खास करके कुंडली से क्वेश्चन आ रहे हैं, फैराडे के नियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेंज के नियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वहां पर बात करेंगे मैक्सवेल के सिद्धांत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत डीप पूछने का प्रयास किया है। अब इसे आप लोग समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है, प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, तो कौन सा कथन सही होगा? तो हम लोग कथन को पढ़ते हैं, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। ठीक है,
और आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन को देख लीजिए, इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो सही होंगे। यहां पर क्या कह रहा है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। अभी आपको चित्र दिखाते हैं, वहां पर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और क्या कह रहा है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है और निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तो चलिए डायग्राम के ऊपर हम लोग चलते हैं। पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको इसमें निर्गत कोण के बारे में काफ़ी चीज़ जानकारी मिलेंगी। जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चित्र को समझ लीजिए। ये वायु यहाँ पर लिखा गया है, ये माध्यम पहले ऊपर वाला वायु है, इसके नीचे कांच आ गया है, फिर नीचे फिर वायु में किरण ये निकल जा रही है। ये आपतित किरण ऊपर से डाली जा रही है, ये अभिलंब है हमारा, ये हमारा इंसिडेंट रे है, मतलब इंसिडेंट एंगल जो बनेगा वो आई है। रिफ्लेक्ट रे जो है वो इस प्रकार से गई है और रिफ्लेक्ट एंगल आर से डिनोट किया गया है। फिर इसके बाद कांच से जब बाहर निकल जाएगी तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हट जा रही है और ये निर्गत किरण हो जा रही है। मतलब पहले आपतित किरण है और जब कांच से बाहर निकल गई तो निर्गत किरण हो गई और ये एंगल जो बन गया वो बन गया निर्गत कोण बन गया। समझ गए आप? अब आपको और समझाते हैं। जैसे यहाँ पर से इंसिडेंट रे अंदर आई है, तो अब ये देखिए ऊपर वाला माध्यम वायु है, तो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। कांच जो है डेंस होता है ना, तो ये सघन माध्यम हो गया। तो अब किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक गई, जाना चाहिए था उसे ऐसे, लेकिन झुक गई वो अभिलंब की ओर। तो आपसे कह रहा था कि आपतित जो रे है उसका जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल और अपवर्तित एंगल जो है वो छोटा है और आई बड़ा है। आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा, क्योंकि आर जो है दब गया। ठीक है, समझ गए आप? तो इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा रिफ्लेक्ट एंगल से, यही पहले वाले ऑप्शन में रखा गया था, तो सही हो गया। दूसरा आपसे ये पूछा गया था कि जब जो किरण है निर्गत किरण, और मतलब निर्गत किरण का जो एंगल बना यहाँ पर वो आउटपुट रे या फिर निर्गत कोण जो बना वो आपतित कोण के बराबर होगा। तो आई बराबर आर होता है, क्योंकि जो पहले जैसे किरण गई थी वैसे बाहर निकल गई, तो आई बराबर आर के होगा, यहाँ पर लिखा गया है। तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा ये आपसे पूछा गया था कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर हैं क्या? यहाँ पर देख लीजिए, ये किरण ऐसे जा रही है और निर्गत किरण जो है ऐसे जा रही, बढ़ाएंगे अगर आप आगे की ओर, ये दोनों समांतर हो गए। तो तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तो इस प्रकार से आप इस चित्र के माध्यम से काफ़ी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आइंस्टीन, फैराडे, वोल्टा और न्यूटन। सही ऑप्शन होगा माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और फैराडे ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे फैराडे का प्रेरण का नियम भी कहते हैं। कब की थी? 1831। अगर आपको याद हो जाए तो इसे भी आप लोग याद करने का प्रयास कर सकते हैं। आइंस्टीन की बात करेंगे तो आइंस्टीन ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम का सिद्धांत दिया और एक फार्मूला भी दिया था, E बराबर mc² जो फार्मूला है ये आइंस्टीन का ही फार्मूला है। वोल्टा ने क्या खोज की है? वोल्टा ने इलेक्ट्रॉनिक सेल या इलेक्ट्रॉनिक बैटरी की खोज की थी। और न्यूटन के ढेर सारे नियम आप लोग पढ़ते ही हैं। तो सही ऑप्शन इसका दूसरा वाला ऑप्शन होगा। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है वो उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन को सही ढंग से दर्शाता है। आवर्धन क्या होता है? m जो होता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट, या फिर प्रतिबिंब से दूरी बटे वस्तु दूरी जो होती है उनके अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। अब आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण में जो होता है वो प्रतिबिंब की हाइट जो होती है वो छोटी होती है, वस्तु जो होती है अगर बड़ी होगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनता है अधिकतर जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हाइट ऊपर वाली छोटी है तो हमको आवर्धन कैसा मिलेगा? हमें आवर्धन जो है वो 0 से तो बड़ा मिलेगा लेकिन 1 से छोटा मिलेगा। तो कौन से ऑप्शन में लिखा गया है? पहले वाले ऑप्शन में। अगर इसके जगह पर उत्तल दर्पण की जगह पर अवतल दर्पण होता तो उसमें क्या होता है? वो प्रतिबिंब की हाइट जो होती है ज़्यादा होती है और वस्तु की हाइट उसमें कम होती है, तो वहाँ पर हमें m जो है वो ग्रेटर देन मिलेगा। तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, दूसरा ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क यहाँ पर कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। इसका फार्मूला क्या होता है?
इस तरह से पानी के अणु भी इसमें पूछे जाते हैं। तो याद कर लीजिएगा, बॉक्साइड है, इसी से एल्युमिनियम निकाला जाता है। ये अयस्क है, इसको जब निष्कर्षण करेंगे तो इसमें से एल्युमिनियम प्राप्त होगा। सिडेराइट किसका है? सिडेराइट जो है वो है आपका फेरस का, उसमें से आपको लोहा प्राप्त होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसमें से? बॉक्साइड इसका सही ऑप्शन है। सिडेराइट देखिए क्या होता है, इससे आपको लोहा प्राप्त होगा। हेमेटाइट भी लोहे का है, इससे भी लोहा निकलेगा। बॉक्साइड तो एल्युमिनियम का है, और मोनेजाइट जो किसका है वो थोरियम का है। तो सबका आपको मालूम चल गया, तो सही ऑप्शन इसका दूसरा वाला होगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया संभव है। तो ये 4 रिएक्शन दी गई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी रिएक्शन जो लिखी गई है वो सही है। ठीक है, जब भी आपसे इस प्रकार से पूछे इसमें से कौन सी रिएक्शन सही है या फिर संभव होगी, तो वहां पर सबसे पहले आपको सक्रियता श्रेणी को देखना होता है। ठीक है, तो कैसे आप सक्रियता श्रेणी को देखेंगे? तो इस प्रकार से देखिए, एक सक्रियता श्रेणी होती है जहां पर ऊपर के जो तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील होते हैं। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये सभी जो हैं वो अपक्रियाशील हैं ऊपर के तत्व। नीचे की ओर जैसे हम जा रहे हैं तो उनकी घटती हुई अपक्रियताशीलता दिखाता है। मतलब नीचे वाले तत्व जो हैं वो जल्दी क्रिया नहीं कर पाते हैं, ऊपर वाले जल्दी क्रिया करते हैं। मतलब अगर वो तत्व ऊपर है तो नीचे वाले को विस्थापित कर देगा, क्योंकि वो ज़्यादा अपक्रियाशील है। जहां पर वो लगा होगा उसको हटा करके अपना स्वयं लगने का प्रयास करेगा। तो यहां पर जैसे आप हाइड्रोजन के नीचे आएंगे तो कापर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी जल्दी क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इन्हें उत्कृष्ट धातुओं में इसलिए रखा गया है। तो समझ गए आप लोग? तो ऊपर वाले जितने होंगे वो क्रियाशील होंगे, नीचे जैसे आप आते चले जा रहे हैं वो सबसे कम अपक्रियाशील हैं। अब आपको इसी प्रकार से रिएक्शन को देखना है। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन कि कैल्शियम यहाँ पर रखा गया है और कापर यहाँ पर रखा गया है। अगर ये इन दोनों की रिएक्शन होती है, अगर कापर ऊपर होगा अपक्रियाशीलता की श्रेणी में, तो कैल्शियम क्या करेगा? कापर को डिस्प्लेस कर देगा, कापर की जगह में स्वयं लग जाएगा और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, कापर को अलग कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या जो है कैल्शियम ऊपर है कापर से कि नीचे है। यहाँ पर देख लीजिए, कैल्शियम तो ऊपर ही है और कापर कहाँ है? यहाँ पर है। तो कैल्शियम क्या करेगा? कापर को भगा देगा और ये रिएक्शन कर लेगा जा करके। तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। और नीचे के 13 ऑप्शन इसलिए गलत हो गए क्योंकि जो फेरस है वो जिंक को बाहर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिंक जो है ऊपर होगा, फेरस नीचे होगा। इसे देख लेते हैं हम लोग, जिंक ऊपर होगा और फेरस नीचे होगा। तो जिंक यहाँ पर देखिए ऊपर है, फेरस नीचे है। तो जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन जो है वो जिंक को नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हमारा जो आयरन है वो अकेला बैठा हुआ है, लेकिन उससे शक्तिशाली जिंक यहाँ पर पहले से लगा हुआ है सल्फाइड बना करके, तो वो इसको अलग नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर लेड जो है वो अब क्रियाशील नहीं होता है, तो वो एल को नहीं हटा पाएगा, रिएक्शन नहीं होगी, ये भी गलत रिएक्शन है। उसी प्रकार से कापर मैंने बताया नीचे की जो भी उत्कृष्ट धातुएं हैं वो जल्दी क्रिया नहीं करती हैं, तो कापर भी मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी, वो कौन सी रिएक्शन होगी? पहली वाली। तो इस प्रकार से आपको ये अपक्रियाशीलता की श्रेणी को याद करना है, आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है लेकिन द्विपरमाणविक अणुओं के रूप में है। और बी तत्व के बारे में दिया गया कि तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद में यह रखा गया है और वो सी समूह में आता है। तो आपको बताना है ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए ए के बारे में ये लिखा गया है कि ये असंगत है, आवर्त सारणी में इसका स्थान जो है गुणों के आधार पर असंगत है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये क्षार धातुओं में आता है। और क्षार धातुएं किस में आती हैं? पहले वाले में, पहले और दूसरे ग्रुप में आती हैं। और एक बात बताया गया कि इसका गुण जो है वो असंगत है, तो आप इसमें अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये हाइड्रोजन हो सकता है, क्योंकि इसका जो है वो गुण जो है वो हैलोजन के समान भी जाकर मिलते हैं। तो इसको पहले और 7वें में जाकर के मेंडलीफ ने रख भी दिया था, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर ए जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। और अगर ए आपको नहीं समझ में आता है तो आप बी को देखकर समझ लीजिए, बी क्या कह रहा है? बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में कौन कौन आता है?
सोडियम आता है और सोडियम के बगल वाले की बात कर रहा है, तीसरे आवर्त में सोडियम की ठीक बात, तो सोडियम के ठीक बात कौन सा आता है? मैग्नीशियम आता है। और क्या कह रहा है, वो किस समूह में आता है? दूसरे समूह में आता है, तो C बराबर 2 हो जाएगा। तो A हाइड्रोजन हो गया, B मैग्नीशियम हो गया और C जो है उस समूह का नाम हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर A आपको समझ में नहीं आता तो B को समझ लीजिए, तो B से आपको फिर A आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है, किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों पर प्रकुंचित रक्त दाब आरोपित किया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला देखिए यहां पर लिखा गया कि निलय के शिथिलन पर, और दूसरा लिखा गया आलिंद के संकुचन पर, और नेक्स्ट में निलय के संकुचन और आलिंद के शिथिलन। तो किस चरण में जो है रक्तदाब होता है धमनियों में? तो इसका सही ऑप्शन होगा जब निलय संकुचित होता है तभी वो प्रेशर लगाता है। निलय के संकुचन को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आप लोग पढ़े होंगे ना, तो वो प्रेशर ही होता है। तो सिस्टोलिक होता है निलय के संकुचन में, और निलय के शिथिलन में क्या होता है? डायस्टोलिक होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा। आपने प्रेशर ही पढ़ा होगा, तो संकुचन में जो होता है ज़्यादा लगता है 120, और डायस्टोलिक में छोड़ देता है। तो 120/80 जो होता है ये रक्तचाप का दाब होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, संकुचन और शिथिलन, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक में प्रवाहित होती है, तो चालक के सिरों का विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? V बराबर IR लगेगा। क्या क्या दिया गया है आपको? I आपको दिया गया है, मिली एम्पियर को मिली एम्पियर में रखेंगे, और 2 ओम दिया गया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 5 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे सही भी कर सकते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा आपने फार्मूला यहाँ पर लगाया है? V बराबर IR आपने लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है उसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए। और तो बुझा हुआ चूना अगर हम लोग ले लें, CaOH का होल ट्वाइज, अगर हम बुझा हुआ चूना में क्लोरीन अगर मिला देते हैं तो क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O। तो CaOCl2 जो है यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो कैसे मिला आपको? क्लोरीन से आपने अपक्रिया कराई ना, किसकी? क्षार की। इसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार रिएक्शन। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार रिएक्शन है। क्लोरीन की क्षार के साथ में जब रिएक्शन होती है तो यहां पर ये आपको प्राप्त होगा। समझ गए आप? तो ब्लीचिंग पाउडर किसके रिएक्शन के साथ में? बुझा हुआ चूने में क्लोरीन डाल देंगे तो यहां पर आपको मिलेगी ये रिएक्शन, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए, सही ऑप्शन होगा इसका क्लोरीन। इस देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 2 बल्ब हैं A एंड B, एक 3 वोल्ट स्रोत के साथ में समांतर क्रम में संयुक्त हैं। यदि बल्ब A और B के प्रतिरोधों का अनुपात जो है 1:3 है, तो निश्चित समय में बल्ब A और B द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, कौन से फार्मूला आप यहां पर लगाएंगे। यहां पर देखिए फार्मूला लगेगा, एनर्जी का फार्मूला लगेगा, क्योंकि ऊष्मा आपको निकालना है। तो E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है V² इंटू T/R। ये होता है एनर्जी का फार्मूला। अब आप यहां पर ये देखिए कि समय को तो इसने निश्चित कर दिया है, तो समय निश्चित है। अगर अनुपात की बात करेंगे A और B की, तो समय निश्चित है, तो दोनों तरफ अनुपात में तो कट ही जाएगा, तो समय को हटा दीजिए। और क्या कह रहा है? 3 वोल्ट स्रोत समांतर क्रम में है। आपको मालूम है कि समांतर क्रम में वोल्टेज हर जगह पर समान होता है, चाहे हम प्रतिरोध A की बात करेंगे चाहे प्रतिरोध B की बात करेंगे, तो वोल्टेज भी हमारा स्थिर हो गया। तो ऊपर के दोनों जो हमारे वैल्यू हैं वो कांस्टेंट हो गए, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/R के होगा। और R की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 दी गई हैं, 1:3 में, तो इसे R1 कर लीजिए। और अगर हम लोग अनुपात की बात करेंगे
इस प्रकार से आप लोग R2 कर लीजिए, ये अनुपात आएगा। तो अगर हम इसे बात करेंगे 1:3 की है तो ये रिवर्स हो जाएगा, सीधे से बात ही रिवर्स हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ये डिपेंड कर रहा है 1/r के, तो जैसा यहाँ पर r दिया गया था उसका आप उल्टा कर दीजिए तो 3:1 के हो जाएगा। आसान तरीके से आप इसे सही कर सकते हैं। अब देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस जो है उत्पन्न होती है? बताइए। यदि कोयले या पेट्रोलियम को अपर्याप्त ऑक्सीजन, देखिए दो रिएक्शन होती हैं, यदि कोयले की रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये सबको आपको मालूम है। लेकिन इसने क्या लिख दिया? अपर्याप्त ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो तब एक नई गैस बनती है, तो वहाँ पर O2 नहीं होता, वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपने इसके एग्जाम्पल देखे होंगे कि ठंडियों में लोग क्या करते हैं, अंगीठी को अपने कमरे के अंदर रख लेते हैं और अंदर जला करके सो जाते हैं। बाद में मालूम चला कमरा पूरी तरह से बंद है तो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जब तक बाहर थी, अंगीठी जब आप बाहर रखेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी मिलती है, तो कार्बन पूरी तरह से जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कमरे के अंदर में अंगीठी को लाते हैं तो कमरे में जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन की गैस हैं, वो पहले तो अच्छी रहेंगी लेकिन धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। तो अपर्याप्त जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी कार्बन को तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और ये घातक है। आप सांस लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त में पहुंच जाएगी और आप पड़े पड़े वहीं पर कमरे में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, पेपर में आता होगा कि अंगीठी रखने के कारण जो इतने लोग मर गए और उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन उन्हें मिल नहीं पा रही है, वो अंदर ही अंदर पूरी क्रिया कर जाती है और पूरा वहाँ पर रक्त को डैमेज कर देती है, शरीर को डैमेज कर देती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बन जाता है, जो कि एक हानिकारक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन अणु का सही संरचना है? बेंजीन, कभी आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है इसका, C6H6 ये होता है बेंजीन का फार्मूला। और इसे अगर हम संरचना के रूप में बनाएंगे तो एक को छोड़ करके 3 बॉन्ड यहाँ पर होते हैं, पहले यहाँ पर होगा फिर एक छोड़ करके फिर एक हो, इस प्रकार से संरचना होती है, वो बेंजीन की संरचना होती है। तो आसान सा क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा, ये संरचना को देख लीजिए, एक बॉन्ड छोड़ करके बेंजीन की संरचना होगी C6H6 ये कहलाती है। कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? पौधे जो हैं अपशिष्ट जो उनके पदार्थ होते हैं, भोजन के द्वारा जो चीज़ें ग्रहण करनी होती हैं वो तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनके पास भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि आपने पपीते में और बबूल में देखा होगा गोंद लगी होती है, तो गोंद क्या है? ये पौधे का एक अपशिष्ट पदार्थ है। रेजिन जो हो गई, और बात करें लेक्टस जो हो गया जिससे रबड़ बनती है, वो भी एक प्रकार से पौधे का अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से आप देखते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर रखे जाते हैं, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, पत्तियों में रखती है। पत्तियों में खास करके जब आप देखते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसमें पत्तियां क्या करती हैं, जो अपशिष्ट पानी होता है उसको वाष्पोत्सर्जित कर देती हैं, और किस चीज़ें पत्तियां क्या करती हैं, गिरा भी देती हैं। बाद में जब पत्तियां खराब हो जाती हैं तो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं पत्तियां फिर उनको गिरा देती हैं। तो यहाँ पर पत्तियों में, रसधानियों में और पुराने जाइलम में, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं भी रखता ना तो पुराने जाइलम जो है, जो जाइलम नए नए जाइलम से क्या करता है, जल का प्रवेश कराता है जड़ से ऊपर की ओर, और जो पुराना जाइलम होता है उसमें क्या करता है, संग्रहित करता जाता है। तो खास करके पुराना जाइलम भी आपको लिखा मिले ना तो उसे सही कर दीजिएगा। और पत्तियां और रसधानियां तो होती हैं, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? आपने देखा होगा बरगद, पीपल, नीम इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो इनको ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों पड़ती है? सही ऑप्शन होगा क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब पौधा छोटे से बड़ा होता है तब उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब एक स्थिर अवस्था में आ जाता है
तब उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है अधिकतर मृत कोशिकाएं हो जाती हैं। उनका काम क्या होता है, वो एक प्रकार से जीवित ऊतक के भांति ही काम करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, पेड़ को एक प्रकार से मजबूती प्रदान करती हैं। रहती मृत अवस्था में उनको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और एक बात और है कि पौधे जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं करते हैं। अगर पौधे एक स्थान दूसरे स्थान जाने लगेंगे तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक स्थान पर रहते हैं इसलिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। उनके पास हृदय नहीं होता है तो पंप करेंगे, पंपिंग में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है हृदय को पंप करने में, तो वहाँ पर ऊर्जा लॉस होती है। तो इन सभी चीज़ें नहीं होने के कारण और मृत कोशिका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उन कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है, तो उतने ऊर्जा में वो काम चला लेता है पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इनमें से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। फिर से एक नहीं है वो वाला क्वेश्चन आ गया है, तो बताइए इसमें से कौन सी नहीं है। अश्व शक्ति तो है, हॉर्स पावर है शक्ति की इकाई। जूल बटे सेकेंड ये भी है। किलोवाट घंटा लगा दिया ना, आगे घंटा जब लगा देगा ना तो वो शक्ति की इकाई नहीं होगी। किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा, तो घंटा लगा देगा तो ये कार्य की हो जाएगी। ठीक है, कार्य करने की दर को तो हम लोग कहते हैं ना शक्ति, तो समय से तो भाग करना ही पड़ेगा। यहां पर देखिए समय से भाग किया है और इसमें समय को बगल में रख दिया, तो ये तो कार्य की यूनिट हो गई और वाट होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें से कौन सी नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट घंटा। जब घंटा लगा देगा तो ये हो जाएगी कार्य की। अगर घंटा नहीं लगाता तो किलोवाट जो है शक्ति की यूनिट है। किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, ये सभी जो हैं वो शक्ति की यूनिट है, लेकिन जब घंटा लगा देगा तो याद रखिएगा वो कार्य की हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पहचान ये करनी है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। इसमें आपको यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं, लिस्मेनिया, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा। ये किस तरह से अपना प्रजनन करते हैं। ये सभी तो करते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक में ये होता है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, या तो मेल भी कर सकता है और फीमेल अपना अकेले भी दोनों कर सकते हैं, दोनों की आवश्यकता नहीं होती अलैंगिक जनन में। लैंगिक में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक में मेल अलग कर सकता है अपना रिप्रोडक्शन और फीमेल अलग कर सकती है। ठीक है, तो इसमें अब आपको बताना है, अगर आप कोई एक भी जानते होंगे ना, हाइड्रा के बारे में आपने क्या सुना, हाइड्रा जो है वो पुनर्जनन करता है, तो डी को अगर आप ए से मिला देते हैं ना तो इसमें जो है वो ऑप्शन चौथा जो है वो सही हो जाता। केवल एक ही अगर आप जानते हो ना तो वहाँ पर आप सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। और भी आपको जानना है तो यहाँ पर देखिए, लिस्मेनिया जो है वो द्विखंडन करता है, मतलब उसका जो पूरा संरचना है वो 2 खंड में विभाजित हो जाती है। ईस्ट क्या करता है, मुकुलन द्वारा करता है। मुकुलन जैसे एक संरचना ये है, तो एक छोटा से उभार आएगा, उभार धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ऐसे 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 करके वो पूरा इसी प्रकार की दूसरी संरचना को बना लेता है, तो उसी कहते हैं मुकुलन। समझ गए। इसके बाद यहाँ पर प्लाज्मोडियम लिखा गया है, जो कि यहाँ पर बहुखंडन करता है, मतलब उसके जो केंद्रक है लगातार टूटता हुआ चला जाता है, तो बहुत से खंड उसके हो जाते हैं। और हाइड्रा का मैंने आपको बताया कि पुनर्जनन करता है, इसलिए ऑप्शन जो होगा चौथा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में वृत्ताकार कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज होगी। कुंडली से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक कुंडली हम लोग बना लेते हैं, इस प्रकार से गोली गोली कुंडली बना लीजिए, समझने योग्य। इसको क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए। ये गैल्वेनोमीटर से हमने जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, धारा की माप करना गैल्वेनोमीटर का काम होता है। अब क्या कह रहा है, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, एक चुंबक है, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है, इसको अगर हम कुंडली के पास स्थिर रखेंगे ना तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए फाई बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है BA cos थीटा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो BA cos थीटा में यह होता है कि जब तक फाई उत्पन्न नहीं होगा तब तक क्या है, धारा उत्पन्न नहीं होगी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए अगर आप स्थिर रख दिए हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर B की, तो B भी कांस्टेंट होगा और फाई भी कांस्टेंट होगा, तो इसमें धारा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब भी कुंडली के पास लेकर आएंगे, तो जब भी इसमें हलचल होगी ना, तो ये जो फाई है, फ्लक्स है हमारा,
वो भी सेचुरेट करेगा। जब पास लेकर आएंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा और जब दूर लेकर जाएंगे तो फ्लक्स घट जाएगा। जब पास लेकर आएंगे तो धारा ज़्यादा हो जाएगी और जब दूर लेकर जाएंगे तो धारा कम हो जाएगी, तब गैल्वेनोमीटर में धारा दर्ज होगी। लेकिन अगर आप साथ में रखे रहेंगे तो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, धारा नहीं बहेगी। ठीक है, इसको पूरे चैप्टर को जो आप पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, जब कुंडली के पास में लाया जाएगा चुंबक या कुंडली से दूर ले जाया जाएगा। लेकिन अगर पास में लाकर सिर्फ रख देंगे तब उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए दोनों नीचे के ऑप्शन जो होंगे दूसरा और तीसरा ही सही होंगे। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उस उदासीनीकरण अपक्रिया के अभिकारक का अनुमान लगाइए जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं। मतलब आपसे अभिकारक पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन पूछ रहा है, राइट हैंड साइड की आपको दे दिया है। लिथियम सल्फेट बना रहा है, तो सल्फेट बना रहा है ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो होना चाहिए ना अभिकारक में। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पर है, पहले वाले ऑप्शन में है और तीसरे वाले ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है और पहले वाले ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अब बात करेंगे कि इनमें दोनों सही कौन सा हो सकता है। इसके लिए आपको रिएक्शन तो करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, दूसरा और चौथे को गलत कर दीजिए। दो में से हमको चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो H2SO4 की रिएक्शन कराना है लिथियम कार्बोनेट से। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट से हमने रिएक्शन करा दी। इसके बाद तो यहां पर बनेगा क्या, इसको भी देख लेते हैं। यहां पर बनेगा लिथियम सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा और साथ साथ में H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो ये उदासीनीकरण अपक्रिया नहीं होगी, क्योंकि उदासीनीकरण अपक्रिया के लिए साल्ट और वाटर सिर्फ बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनने चाहिए। तो पहला वाला गलत हो गया और तीसरा वाला जो होगा सही हो जाएगा। तो चलिए तीसरे वाले को देख भी लेते हैं कि तीसरा वाला जो है वो क्या लिथियम सल्फेट और वाटर बना रहा है। तो H2SO4 प्लस यहां पर क्या कर रहे हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम क्रिया करा रहे हैं ना, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होगा LiOH, अगर हमने रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, Li2SO4 प्लस H2O। अब ये बन गया साल्ट और वाटर, तो अब ये उदासीनीकरण अपक्रिया भी हो गई और तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहां पर से सही भी हो गया। ठीक है, तत्वों के रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए मेंडलीव ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो खास करके वो नजर रखकर बनाई गई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस बनाकर चला था और हाइड्रोजन के दो स्थान कर दिए थे, एक तो पहले वर्ग में रखा गया था और उसको हैलोजन वर्ग में भी रख दिया गया था, मतलब 7वें वर्ग में रख दिया था। मेंडलीव ने कब बनाई थी, मेंडलीव ने 1869 को बनाई थी। और कितने तत्व थे उस समय मेंडलीव की आवर्त सारणी में, 63 तत्वों को लेकर के बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 25 नंबर क्वेश्चन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि उसको ऐसा क्या है उसके अंदर कि उसमें एक विलक्षण गुण है, मतलब एक अलग सा गुण है, उसे कोशिका का ऊर्जा घर माना जाता है। तो माना ही जाता है क्योंकि उसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों का पाचन होता है, क्योंकि वह कोशिकीय सामग्री का भंडारण है। वैसे देखा जाए तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन विलक्षण की बात करेंगे तो डीएनए उसमें आ जाता है। ठीक है, डीएनए जब आ गया तो वो विलक्षण हो गया, क्योंकि डीएनए जो होता है वो कोशिका के केंद्रक में होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो उसमें राइबोसोम भी आ गया और डीएनए भी आ गया। तो डीएनए आना कोशिकांग के लिए एक विलक्षण है, तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक है, सही सब कुछ है लेकिन उसमें डीएनए आ गया, राइबोसोम आ गया, तो उसका गुण अन्य कोशिकांग से अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज थी। हमने ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था, इसको आपको बताना है। आप लोग बहुत क्रिकेट देखते हैं, लेकिन ये सब फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो कमेंट बॉक्स में इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 2 था, इसमें हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं और खास करके प्रयास ये किया गया है कि इन 25 क्वेश्चन में से कम आपको 50 क्वेश्चन बताए जाए।